6 सितंबर 1965 भारतीय सेना सीमा पार कर लाहौर और सियालकोट तक घुस चुकी थी। भारत की ये कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसपैठ का परिणाम थी। जो पाकिस्तान भारत से कश्मीर छीनने के लिए निकला था, उसकी हालत कुछ ही दिनों में लाहौर तक गंवाने की हो चुकी थी। कश्मीर की ऊंची बर्फीली चोटियों से लेकर गुजरात के रण ऑफ कच्छ और राजस्थान के चिलचिलाती रेगिस्तानों तक भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 1.5 महीने तक जबरदस्त लड़ाई जारी रही। एक तरफ भारत था जो 3 साल पहले ही 1962 में चाइना से जंग हार चुका था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान था जो अमेरिका से एडवांस वेपन्स खरीद कर हवा में था और 17 सालों से कश्मीर छीनने के अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए बेचैन था। पाकिस्तान द्वारा थोपे गए इस भीषण युद्ध में पाकिस्तान के पास भारत से कहीं ज्यादा बेहतर हथियार और लड़ाकू विमान थे, लेकिन भारतीय फौज ने अपनी बेहतर रणनीति, अदम्य साहस और मजबूत इरादों से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय तिरंगे को झुकने नहीं दिया था। भारतीय सेना में ये जज्बा प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने भरा था, जिन्होंने बीच युद्ध में देश को संबोधित करते हुए कहा था, तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। भारतीय सेना ने न केवल भारतीय सीमाओं में घुस आए पाकिस्तान को जोरदार टक्कर दी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे घुटनों पर ला दिया। भारतीय सेना ने 2 तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए कुछ ही दिनों में उसके कई जरूरी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद इम्पोर्टेंट बुर्की विलेज भी शामिल था, जिसे कब्जे में लेकर इंडियन आर्मी ने जीत के प्रतीक के रूप में वहां के पुलिस स्टेशन के ऊपर इंडियन फ्लैग को फहरा दिया था, जहां से लाहौर का फासला केवल 14 किलोमीटर का ही रह गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमेशा डिफेंसिव अप्रोच अपनाने वाला भारत आखिर कैसे पाकिस्तान में घुसकर उसके इलाकों को अपने कब्जे में लेने लगा था। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर 1965 का ये युद्ध हुआ ही क्यों था, और आखिर इस वॉर में अपर हैंड होने के बावजूद भारत क्यों सीज फायर के लिए राजी हो गया था। Several thousand Pakistani soldiers, fully armed but clad in civilian clothes, crossed into Jammu and Kashmir. In this area, in 1965, Hello, 6-5 for all stations 3. Target uniform 1-1-5-3. many battles were fought. 9-3 Roger out. Uniform target. Many lives were lost. अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी के लिए बंटवारे का दंश झेलना पड़ा था। मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग के कारण जहां पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तो वही उस समय अंग्रेजों ने देश में मौजूद सभी प्रिंसली स्टेट्स को उनकी सुविधा के हिसाब से दोनों देश में से किसी एक को चुनने या फिर इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन दे दिया था। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट की पेशकश कर जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए उतावला था, जिसके लिए उसने पहले राजा हरि सिंह को डराया धमकाया। फिर भी बात नहीं बनी तो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कबायली लड़ाकों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। हजारों की तादाद में मासूम लोग मारे जाने लगे, सड़कें खून से रंग दी गई। ऐसे में बचने का कोई मौका ना देख हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत मदद के लिए अपनी सेना को जम्मू एंड कश्मीर तभी भेज सकता था जब वो ऑफिशियली इंडिया का पार्ट होता। इसलिए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद भारतीय सेना कश्मीर में घुसकर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने लगी, लेकिन तब भी कश्मीर का काफी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था। ऐसे में इसे जल्दी सुलझाने के लिए प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू द्वारा इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने से यूएन ने रेजोल्यूशन 47 पारित कर दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल तय करते हुए 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीज फायर डिक्लेयर कर दिया,
जिसके बाद भारत के पास जम्मू और कश्मीर का 2/3 हिस्सा ही रह सका, जबकि बाकी बचे 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK के नाम से जाना जाता है। इस कब्जे के बाद भी पाकिस्तान की ओर से रह रहकर कश्मीर में उकसावे भरे घुसपैठ किए जाते रहे। इधर 1960 तक चाइना भारत के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम कर धीरे धीरे अपनी सेना को भारतीय सीमा के पास मोबिलाइज करने लगा था, जिसके 2 साल बाद ही 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर भारतीय सीमा में घुस आई, जिससे दोनों देशों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। इंडियन आर्मी काफी बहादुरी से लड़ी, लेकिन इस वॉर में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में मिली हार के बाद भारतीय सेना ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। वॉरफेयर टैक्टिक्स और प्लानिंग बदली जा रही थी और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा न्यू और एडवांस वेपन्स को खरीदने के लिए बाहरी देशों का रुख किया जा रहा था। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सोच विचार में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के बीच साउथ एशिया के देशों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भारत ने किसी भी गुट का हिस्सा ना बनते हुए न्यूट्रल रहने का फैसला किया, लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट की डील सोवियत यूनियन से की। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई थी, जिसका फायदा सीधे सीधे पाकिस्तान उठाना चाहता था। उस समय तक सोवियत एशिया के कई हिस्सों में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा चुका था। ऐसे में अमेरिका की नजर ऐसे देशों पर थी जहां वो अपनी पकड़ बनाकर एशिया में बढ़ते सोवियत इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। ऐसे में अमेरिका को साउथ एशिया में पाकिस्तान सबसे फायदे का देश लगा, इसलिए दोनों देशों के बीच जल्द ही मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो गई। इस दौरान अमेरिका पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक और मिलिट्री एड देने लगा, जिससे पाकिस्तान की आर्मी के पास काफी एडवांस वेपन्स हो गए थे, जो उस समय इंडियन आर्मी के वेपन से काफी बेहतर थे। अमेरिका से सप्लाई होने वाले हथियारों में पैटर्न टैंक्स, F-86 सेबर और F-104 स्टार फाइटर जैसे लड़ाकू विमान शामिल थे। अपनी इस बढ़ती ताकत से पाकिस्तान को पंख लग गए थे और वो फिर से कश्मीर को पाने का ख्वाब देखने लगा था। उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, जो 1958 में मिलिट्री कू करके सत्ता पर काबिज हुए थे। तभी से पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व कर वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया था, जिस कारण सेना की मर्जी के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इस ज्यादती से पाकिस्तान की जनता में अयूब खान के खिलाफ गुस्सा था, इसलिए वो कश्मीर पर हमला कर जनता का ध्यान भटकाना चाहते थे। सबसे पहले 1964 में पाकिस्तान में कश्मीर पब्लिसिटी कमेटी बनाई गई, जिसका काम पूरी दुनिया के सामने कश्मीर की इमेज को एक पीड़ित राज्य के रूप में दिखाना था। इस कमेटी ने पूरी दुनिया में ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिससे परेशान होकर वहां की जनता पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती है। पाकिस्तान ने इस अभियान में फॉरेन जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट्स को भी शामिल किया, ताकि कश्मीर के विषय पर एक तरफा भावनात्मक कहानी गढ़कर पाकिस्तान के पक्ष में जनमत तैयार किया जा सके। इसके बाद वहां पाकिस्तानी घुसपैठियों ने लोकल लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की इस हरकत से भारत के उससे रिश्ते फिर से खराब होने लगे थे। दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों के बीच 27 मई 1964 को प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, जिनके बाद बेहद सादगी और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। इंडिया की ये सिचुएशन पाकिस्तान को एक मौके के रूप में दिखाई दी। अयूब खान लाल बहादुर शास्त्री को एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आंकते थे, इसलिए उन्होंने शास्त्री जी के पीएम बनने के कुछ महीने बाद ही 1965 के शुरुआती महीने में गुजरात की सीमा के पास एक 18 मील लंबी सड़क बना दी, जो भारत के रण ऑफ कच्छ में कई जगह करीब 1.5 मील अंदर तक जाती थी। अपने बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान द्वारा सड़क बनाने का भारत ने जब विरोध किया, तो पाकिस्तान ने यहाँ इन्फिल्ट्रेशन और बढ़ा दी। इसके बाद भारत ने यहाँ नजर रखने के लिए मार्च 1965 में सरदार चौकी बना दी, जिससे पाकिस्तान ने गुस्से से बौखलाकर 9 अप्रैल 1965 को रण ऑफ कच्छ पर अपना क्लेम करते हुए यहाँ ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी रण ऑफ कच्छ में घुसकर शालीमार चौकी, सरदार चौकी और जंगल चौकी पर आक्रामक हमले करने लगी। अचानक से हुए इस हमले में भारत को शालीमार चौकी पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सरदार चौकी पर भारत के CRPF के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को जोरदार टक्कर दी।
उस समय भारत पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहा था। बारिश न होने की वजह से देश में भयंकर सूखे की स्थिति थी। एक साथ आई इन समस्याओं का शास्त्री जी ने डटकर मुकाबला किया और उनके आदेश पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना जारी रखा। ये युद्ध करीब 3 महीने तक चलता रहा। दोनों देशों के बीच युद्ध न रुकता देख ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन ने मीडिएशन करके युद्ध को रुकवाने की पहल की, जिसके बाद 30 जून 1965 को दोनों देशों ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। इस दौरान रन ऑफ कच्छ की करीब 10% जमीन पाकिस्तान को दे दी गई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो सका। कच्छ में मिली इस छोटी सी जीत से पाकिस्तान के हौसले बुलंदी पर थे। उसे लग रहा था 1962 के युद्ध में चीन से हारा भारत कमजोर हो चुका है और पाकिस्तान के साथ अब युद्ध की स्थिति में नहीं है। इस सीज फायर के जरिए एक और पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने का दिखावा कर रहा था, जबकि दूसरी ओर उसके द्वारा भारत पर एक और बहुत बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। ये साजिश कश्मीर को कब्जाने के लिए की जा रही थी। दरअसल अयूब खान को लगता था कि अमेरिका की तरफ से मिले एडवांस वेपन्स के कारण पाकिस्तान इस बार भारत को युद्ध में हरा देगा। 3 साल पहले 1962 में चाइना से हुई इंडिया की हार को देखते हुए उनका ये भरम और भी मजबूत हो चुका था। जहां पाकिस्तान पहले ही कश्मीर में घुसपैठियों के जरिए गड़बड़ी करने में लगा हुआ था, तो वही उसने कश्मीर को भारत से बिल्कुल अलग करने के लिए एक साथ 2 ऑपरेशन प्लान किए। पहला ऑपरेशन जिब्राल्टर था, जिसके जरिए पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों को इंडिया के खिलाफ करके कश्मीर में एंटी इंडिया रिवॉल्ट शुरू करना चाहता था, ताकि पाकिस्तान इस दौरान गुरिल्ला ग्रुप्स की मदद से कश्मीर में इंपॉर्टेंट नोडल पॉइंट्स को कब्जे में ले सके। वही उसका दूसरा प्लान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था, जिसके जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से अखनूर को कब्जाना चाहता था, ताकि कश्मीर और भारत के बीच का कनेक्शन कट ऑफ हो जाए और फिर वो कश्मीर पर कब्जा कर ले। पाकिस्तान में इन ऑपरेशंस के लिए लगभग 30,000 सैनिकों को विशेष रूप से ट्रेन किया जाने लगा। पाकिस्तान भारत से बिना एक लंबा युद्ध किए जीत हासिल करना चाहता था, इसलिए ऑपरेशन को शुरू करने से पहले वो खुफिया जानकारी जुटाने और वहाँ की इंपॉर्टेंट लोकेशन की पहचान के लिए अपने हजारों सैनिकों और मिलिटेंट्स को कश्मीर में भेजने लगा। सभी को कश्मीरियों की तरह कपड़े पहनाकर भेजा गया था, ताकि वो वहाँ की जनता के साथ आसानी से घुल मिल सके और लोकल लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनका सपोर्ट हासिल कर सके। ये सभी पाकिस्तानी 1 महीने तक कश्मीर में जरूरी जानकारी जुटाते रहे और इसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाते रहे। जरूरी इंटेल हासिल कर पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के लिए 8 से 10 हाईली ट्रेन्ड स्पेशल गुरिल्ला यूनिट्स बनाई, जिनका नाम गजनवी, बाबर और कासिम जैसे फेमस मुस्लिम शासकों के नाम पर रखा गया था। पूरी तैयारी के बाद 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान से करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने लगे, जिन्हें कश्मीर के पीर पंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामुल्ला जैसे ऊंचे इलाकों को अपने कब्जे में लेने का ऑर्डर था, ताकि इंडिया को इस घुसपैठ की खबर लगने से पहले तक पाकिस्तानी आर्मी के पास पीक पॉइंट्स पर कब्जा होने का एडवांटेज हो। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो वॉर की स्ट्रेटेजी तो ठीक बनाता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। ऐसा ही तब देखने को मिला जब पाकिस्तानी सैनिक और उनके घुसपैठिए इस उम्मीद से कश्मीर में घुसे कि कश्मीरी लोग इस वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई इसकी हवा निकल गई। पाकिस्तानी घुसपैठिए पंजाबी बोलते थे, जबकि कश्मीर में उसी से मिलती जुलती डोगरी भाषा बोली जाती है। इस कारण जब भी वो लोकल लोगों से बात करते वहाँ के लोग उन्हें पहचान लेते। इस तरह पाकिस्तान के प्लान का पर्दाफाश होने में जरा भी वक्त नहीं लगा। लोकल लोगों ने पाकिस्तान के इस घुसपैठ की खबर इंडियन आर्मी को दे दी, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने अलर्ट होते हुए जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में छानबीन कर पाकिस्तानी घुसपैठियों को चुन चुन कर एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। जल्दी ही सैकड़ों पाकिस्तानी घुसपैठिए न्यूट्रलाइज कर दिए गए, साथ ही उनमें से 4 को जिंदा पकड़ लिया गया। इंडियन आर्मी ने जब इनसे सख्ती की तो चारों ने जल्दी ही पाकिस्तान के इस पूरे ऑपरेशन के कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दिए। ऑपरेशन जिब्राल्टर के दौरान पाकिस्तानियों की मंशा हमले के बीच एक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ कश्मीर शुरू करने की भी थी, जिसके जरिए ये झूठ फैलाना था कि कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान से बगावत कर दी है और कश्मीर भारत से अलग हो चुका है। इस दौरान खबरें रेडियो पर प्रसारित तो हुई, लेकिन पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत के ऑल इंडिया रेडियो के जरिए।
जिस पर पाकिस्तान की इन करतूतों को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया गया। वहीं इंडियन आर्मी पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए जम्मू कश्मीर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को उनसे फ्री करती जा रही थी। इंडियन आर्मी की ये कार्रवाई अगस्त के अंतिम दिनों तक जारी रही, जिस बीच 26 अगस्त 1965 को भारतीय सेना ने पीओके के अंदर घुसकर हाजी पीर पास पर हमला कर दिया। पीओके का हाजी पीर पास वो इलाका था जहां से पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। भारतीय सैनिकों ने पहाड़ी और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया और 3 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद 28 अगस्त को हाजी पीर पास पर अपना कंट्रोल जमा लिया। हाजी पीर पास पर भारत की जीत से पाकिस्तान के घुसपैठ के सभी रास्ते बंद हो गए थे, जिससे घुसपैठिए उल्टे पांव पाकिस्तान भागने को मजबूर हो गए। भारत से बुरी तरह से मात खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और इस ऑपरेशन के फेल होने के बाद अगले दिन ही उसने सेकंड प्लान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को लॉन्च कर दिया। इस बार पाकिस्तान की नजर जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर क्षेत्र पर थी। पाकिस्तान अखनूर में चिनाब नदी पर बने एक ब्रिज को तोड़कर भारत को कश्मीर के साथ जोड़ने वाली इकलौती सड़क पर कब्जा जमाना चाहता था, ताकि भारत से कश्मीर का कनेक्शन ही ब्रेक हो जाए और कश्मीर तक इंडियन आर्मी अपने सैन्य सामान ही न ला पाए। पाकिस्तान अखनूर में हमला करके भारत की इसी सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना चाहता था। इसी मकसद के साथ 1 सितंबर 1965 को सुबह 3:30 बजे पाकिस्तानी आर्मी भारी संख्या में तोपों और टैंकों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर तेजी के साथ अखनूर की तरफ बढ़ने लगी। पिछले ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी भी इस बार अलर्ट थी, जिसने इस हमले का तुरंत मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। 4 इंडियन इन्फेंट्री बटालियंस अपने AMX-13 टैंक से पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने में लगी थी, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान के M47 एंड M48 पैटर्न टैंक से मुकाबला कर पाना मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान के पास ये अमेरिका के एडवांस एंड स्ट्रॉन्ग पैटर्न टैंक्स थे, जबकि उनके कंपैरिजन में भारत के पास थोड़े कम इफेक्टिव AMX-13 और काफी कम मात्रा में सेंचुरियन MK7S टैंक्स थे। इस कारण यहाँ धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी अपनी पोजीशन मजबूत करती चली जा रही थी। सुबह के 9 बजे तक पाकिस्तानी आर्मी ने छम को अपने कब्जे में ले लिया था। जमीनी लड़ाई में भारी पड़ रहे पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का भारत के पास एक ही असरदार ऑप्शन था, और वो था इस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स की एंट्री करवाना। हमले के पहले ही दिन डिफेंस मिनिस्टर यशवंत राव चव्हाण ने एयर मार्शल अर्जन सिंह और आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद एयरफोर्स को युद्ध में शामिल करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 12D हैविलैंड वेम्पायर्स और 14 डसॉल्ट मेस्टेयर फोर्स लड़ाकू विमान पठानकोट एयरबेस से छम की ओर टेक ऑफ कर गए। इसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अपने F-86 सेबर्स लड़ाकू विमान मैदान में उतार दिए। यहाँ सेना को डिफेंसिव होते देख 3 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। कैबिनेट और सभी मिलिट्री चीफ से इंटेंसिव कंसल्टेशन के बाद ये तय हुआ कि इंडिया ऑल आउट मिलिट्री एक्शन लेगा और पहली बार इंडियन आर्मी LOC को क्रॉस कर लाहौर और सियालकोट को अपने कब्जे में लेगी। इसके पीछे का मकसद कश्मीर से पाकिस्तानी आर्मी का ध्यान भटकाने का था। पाकिस्तानी हिस्सों को कब्जा कर भारत इसका इस्तेमाल युद्ध के बाद बेहतर नेगोशिएशंस के लिए करना चाहता था। उसी दिन इस ऑर्डर को आर्मर्ड डिवीजन तक पहुंचाने के लिए एक डिस्पैच राइडर को भेजा गया, लेकिन उसे रास्ते में ही पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया और इसकी जानकारी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस तक पहुंचा दी कि भारत लाहौर पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में इस लीड पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि भारत ने जानबूझकर उनका ध्यान युद्ध से भटकाने के लिए अपने डिस्पैच राइडर को पकड़वाने का नाटक किया है। इस तरह से पाकिस्तान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और भारत का ये प्लान फेल होते होते बच गया। इधर कश्मीर में घमासान लड़ाई जारी थी। पहले ही दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स भारी पड़ती दिख रही थी। उसने इंडियन एयरफोर्स के कई वैम्पायर्स विमानों को शॉट डाउन कर अपनी एक्टिविटीज श्रीनगर से लेकर पंजाब तक बढ़ा ली थी। वही पाकिस्तानी फोर्सेस मुनावर तैवी रिवर को पार कर पहले ही छम तक आ पहुंची थी। सिचुएशन ऐसी थी कि कश्मीर भारत के हाथ से फिसलता दिख रहा था। तभी पाकिस्तान की तरफ से एक ऐतिहासिक गलती की जाती है, जो उसे बैक फुट पर धकेलने के लिए काफी थी। पाकिस्तान ने बीच युद्ध में इस ऑपरेशन को लीड कर रहे कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को हटाकर उसकी जगह मेजर जनरल याह्या खान को नया कमांडर बना दिया।
वजह कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस जंग में जीतने पर प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान का क्रेडिट किसी और के बीच ना बट जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। उन्हें कहां पता था कि आगे चलकर ये एक बदलाव उन्हें बहुत महंगा साबित होगा। कमांडर के बदले जाने में ही एक दिन से ज्यादा का वक्त लग गया, जिससे पाकिस्तानी आर्मी कंफ्यूज हो गई और उनका अटैक कमजोर पड़ गया। इतना वक्त भारतीय सेनाओं के लिए एकजुट होकर बेटर स्ट्रेटेजी से काउंटर अटैक प्लान करने के लिए काफी था। मौके की नजाकत को समझते हुए इंडियन फोर्सेस ने अपने हमले तेज कर यहाँ के कई मोर्चों पर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। इस बीच स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलोर ने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपने से कई गुना बेहतर पाकिस्तानी F-86 सेबर को शॉट डाउन कर दिया, जिससे इंडियन एयरफोर्स का हौसला कई गुना बढ़ गया था। 5 सितंबर तक यहाँ घमासान लड़ाई चलती रही, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को छम में ही रोककर उसके ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को भी फेल कर दिया। धीरे धीरे भारत को लीड हासिल करते देख पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटने लगा था। अपनी सेना को मजबूत स्थिति में पाकर भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आक्रमण करने का फैसला किया। प्लानिंग के मुताबिक 6 सितंबर को भारतीय सेना लाहौर और सियालकोट पर कब्जा जमाने के मकसद से पाकिस्तानी सीमा के अंदर दाखिल हो गई। पाकिस्तान इस मामले को लेकर क्लूलेस था, इसलिए इंडियन आर्मी बिना किसी खास रुकावट के तेजी से आगे बढ़ती चली गई और कुछ ही घंटों में लाहौर के काफी नजदीक पहुंच गई। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद के नेतृत्व में इंडियन आर्मी की 15th इन्फेंट्री डिवीजन ईचोगिल कैनाल को पार करके पाकिस्तान के बटापुर तक घुस जाती है। 15th इन्फेंट्री डिवीजन को पीछे से एक टैंक